ألم तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ने साथ दिया मेरा। तो मैंने ये मेरी और मेरी टीम मेंबर्स ने एक काविश किया है कि जो कि न्यू फेंसियर है उनके लिए कुछ कर सकें। जैसा कि लोग मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं लोगों के कि न्यू फेंसियर को कोई भी सिखाने वाला नहीं है, तो मैंने जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस फील्ड में माशाल्लाह से अपने फील्ड में जो है माहिर हैं, कोई लवबर्ड्स में, कोई बजीज में है और हर तरह के बर्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होल्डर्स बंदे हैं जो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से ब्रीडर्स हैं। तो इनको मैंने आप लोगों के लिए बुलाया है ताकि आप लोग इनसे सीख सकें और आपके जो क्वेश्चन हैं आप लोग इनसे डिस्कस कर सकें और आप लोगों को सीखने का मौका मिल सके। तो माशाल्लाह से हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वन बाय वन जो भी ब्रीडर्स हैं मैं उनको मैं दावत दूँगा कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें, अपनी इंट्रोडक्शन करें। जैसे कि अब मुल्तान में बैठे हैं तो वन बाय वन सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि वो किस दिन से इन्होंने ये फील्ड में कैसे आए और कैसे उन्होंने ये हॉबी को स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सैयद मुमताज़ अहमद और सन 2009 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था एज अ हॉबीस्ट और सन 2016 से एज अ प्रोफेशनल इस फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा और इंशाल्लाह आगे भी यही कोशिश है कि इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ, अपने आप की भी इस्लाह करूँ और आप सबकी भी मेरा नाम हारिस और मैंने ये लवबर्ड की जो हॉबी स्टार्ट करी थी 2009 में। उस टाइम पे मतलब सीख रहा था और मज़ीद आज भी सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिशर से लेके बिल फेलो तक हर बर्ड लगा लिए हैं और मज़ीद और बर्ड लगाने का भाई शौक़ है और कुछ चीज़ें सीखनी भी है और सीखता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा नाम अनवार अहमद है और बर्ड्स की हॉबी स्कूल लाइफ से स्टार्ट की थी और 5 साल मैंने जो है वो स्कूल लाइफ में बजीगर ब्रीड्स करवाए। उसके बाद 2013 में मैं एक एक्सपो में गया था एग्जीबिशन में, तो वहाँ से दोबारा से वो शौक़ पैदा हुआ और क्रस्टेड को देख के मैंने काम शुरू किया। फिर ओगोरोमो में भी काम किया अच्छा खासा और टीसीपी ओगोरोमो अपने घर में प्रोड्यूस करवाया क्रेस्टेड की मदद से, क्रेस्टेड और ओगोरोमो मिला के और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे साइज में बर्ड प्रोड्यूस किए। और अभी जो है रिसेंटली मैं 2-2.5 साल से जो है सिर्फ लवर्ड्स पे काम कर रहा हूँ और लवर्ड्स में कॉमन बर्ड्स हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ और पेल फेलो अपलाइन और पार्डू पेल फेलो अपलाइन वगैरह की म्यूटेशन की भी काम कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान टेक्निकल सपोर्ट की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है। हिंदू की हॉबी में मैं 3 क्लास से 87-88 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है और बर्ड्स की हॉबी में 3 क्लास से हूँ। 87 से जो है बर्ड्स पाल रहा हूँ। 91 में प्रॉपर ब्रीडिंग करना शुरू कर दी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कॉकटेल, लवबर्ड, जावा, फिंच, डव से रिलेटेड जितनी भी म्यूटेशंस हैं उनकी मैक्सिमम वैराइटीज़ हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। भाई प्रोफेशनल जानवरों का डॉक्टर हूँ और प्रोफेशनली बर्ड्स को ब्रीड कराता हूँ और नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी फोरमों पे मैं जो है ना अपने बर्ड्स को जो है ना रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और लास्ट
जितनी सोसाइटियों ने यहाँ पर एग्जीबिशंस की हैं उनका चैम्पियन भी है। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महफिल के तमाम शुराकों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम अदनान यूनुस है और फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स से मैं इस हॉबी का हिस्सा हूँ। सोशल मीडिया पे मुझे लास्ट 4 ईयर्स से लोगों ने देखना शुरू किया। मैंने 10 to 12 ईयर्स जो है वो हमारी जो ऑड म्यूटेशंस हैं उनको ब्रीड कराया। एंड 2016 से इस म्यूटेशन को एक्सपीरियंस किया, कोशिश की बहुत कुछ इस म्यूटेशन के हवाले से बाय द एजुकेशन इज कंसर्न अवेलेबल है, सीखूं और वो जो चीज़ें सीखने के बाद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करूं वो अपने जूनियर्स को और अपने फेलो कलीग्स को वो चीज़ ट्रांसफ़र करूं। बाय द प्रोफेशन इज कंसर्न मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूं और ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूं और लास्ट 5 ईयर से एज ए सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर वहां पर मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। हेलो 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 तमाम साथियों को, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बचपन से मतलब बर्ड्स को पाला, फिर कुछ बीच का टाइम आया, छोड़ दिया अपनी मसरूफियात की वजह से। अब रिसेंटली फिर दोबारा इसको बर्ड्स हॉबी में दोबारा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लगा लिया। थोड़े से वक्त में अल्लाह का बड़ा करम है, अच्छे उस्ताद मिले, बहुत कुछ सीखने को भी मिल गया। फिर उनको अपने ऊपर ही अप्लाई किया और आगे फिर अब शेयर करते हैं दोस्तों से। और कोशिश होती है जो अपना नया फैंसियर हो, जो तकलीफें हमने उठाई उनको जल्द से जल्द जो है ना उसका हल प्रोवाइड कर दिया जाए। बस यही एक सिलसिला है। बाय प्रोफेशन मेरा घड़ी का काम है, वॉच शॉप है। थैंक यू सो मच, आप सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरा नाम इमरान कुरैशी है और बर्ड्स हॉबी में तकरीबन 30 साल से हूँ मैं। स्पेशल बजीगर, फिंचेस और नॉर्मल डव, नॉर्मल लवबर्ड तकरीबन 30 साल से इसका शौक़ कर रहा हूँ। एज अ प्रोफेशनल अभी 2 साल से जो है, यानी कि जो सेल और बाइंग का काम जो मैंने किया स्टार्ट किया है वो 2 साल हो गए मुझे। और बाकी बहुत शुक्रिया अनिल भाई का, इन्होंने जो है ये प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया है और तमाम बड़े ब्रीडर्स को यहाँ पर इनवाइट किया है। इनसे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आप सबको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एज अ प्रोफेशनल में मेरा कॉस्मेटिक्स का काम है। बाकी आपके मोस्टली कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग फिश पालें घर में, ठीक है। वो आपके लिए मतलब कि काफ़ी जो पेशेंट फीमेल प्रोवाइड कर रहे हैं वो तकरीबन अदर 2 ईयर्स अगो, ठीक है, 2 साल से ऊपर की फीमेल को आप एक टीन एज मेल के साथ पेयरिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो पेयरिंग बॉन्ड नहीं होता। मगर कभी कभी समटाइम ऐसा पेयर बॉन्ड हो जाता है, मगर उसके बाद भी आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्टिंग अच्छा नहीं कर सकते। मगर आपको जब पेयरिंग बॉन्ड करवाना है तो मेरा ये नाकिस मशवरा है कि सबसे पहले आप मेल को एक किसी केज के अंदर लोकलाइज करें, ठीक है। उस मेल को फिर उसके बाद जिस मेल के साथ आप स्पेसिफिक पेयरिंग करना चाह रहे हैं उस पेयरिंग को आप 15 से 15
सेपरेट आप उस फीमेल को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये बॉर्न हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि आप अपनी कुछ कॉलोनी के अंदर कुछ मेल को एक्स्ट्रा छोड़ दिया आपने, ठीक है, कुछ फीमेल को आपने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। उसके बाद जिस मेल को आप किसी फीमेल के साथ यूटिलाइज करना चाहते हैं वहाँ से एक फीमेल उठाएं, वहाँ से एक मेल उठाएं, एक मेल एक फीमेल के केज में छोड़ दे और एक फीमेल एक मेल के केज में छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मोस्टली अब देन ये देखा गया कि वो पेयरिंग बॉन्ड हो जाता है। मगर इनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाह रहे कि एक पैसिफिक बर्ड से वो पेयरिंग बन जाए, मगर कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वो पेयर नहीं बनता। मगर कॉलोनी के अंदर ये आपको एडवांटेज होता है कि आपका वो पेयर बॉन्ड हो जाता है। तो मेरा ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं जिस लिहाज से पेयरिंग बॉन्ड करता हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया कि एक केज के अंदर मैं फीमेल लगता हूँ, एक केज के अंदर मैं मेल लगता हूँ। अगर किसी मेल को मुझे इस स्पेसिफिक फीमेल के साथ लगाना तो पहले मैं उसके साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। अगर वो नहीं होता है तो उसके बाद मैं उसको कॉलोनी में छोड़ देता हूँ। वो अपनी मर्जी के साथ जिसके साथ वो बॉन्ड हो जाए वो पेयर को उठा के फिर मैं अपना ब्रीडिंग केज में डालता हूँ। इससे ये मुझे बेनिफिट होता है कि बहुत अच्छी ब्रीडिंग परफॉर्मिंग होती है और जो पेयर अपने से बॉन्ड होता है तो वो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ उसकी मैच्योरनेस भी बहुत अच्छी होती है, उसके चिक्स की रेशियो बहुत अच्छी होती है और बच्चे की साइज भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मेरा जो अपना थॉट्स है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपसे शेयर किया, मेरी पेयरिंग इस तरीके से होती है। मालदा के पेयरिंग नहीं लगती अक्सर बर्ड की। देखिए सबसे पहली बात ये है कि न्यू फैंसियर है तो वो डीएनए करवाएं, पहले कंफर्म देखिए कि मेल और फीमेल है या नहीं, ठीक है। वैसे जो हम शुरू करते हैं तो मेरे अपने लिए जिस तरीके से 5 पेयर में रोकता हूँ तो मैं 7 पेयर रोकता हूँ जिसमें मुझे 5 पेयर बाउंड करने हैं, बाकी के 20 एक्स्ट्रा होते हैं मैं सील कर देता हूँ। तो अगर जिसके पास इतनी सहूलत नहीं है कि वो नहीं ले सकता कि 5-7 पेयर नहीं ले सकता तो वो 2 पेयर लेता है तो 2 पेयर का पहले डीएनए करवाए, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेल और फीमेल कंफर्म है या नहीं। अक्सर लोग अपने आइडिया के मुताबिक करते हैं, काफ़ी लोगों के इस चीज़ में आइडिया रह जाते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कंफर्म होने के बाद भी पेयर बाउंड नहीं होता। ये सवाल अगर है, मेरे पास कुछ पेयर ऐसे हैं जो डीएनए हुए मगर मेल जो है फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता, फीमेल मेल को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप मेल का केज और फीमेल के केज को दोनों को न्यू केज में शिफ्ट करें और एक स्टिक रखें और कोई मटकी या बॉक्स कुछ भी नहीं रखें और जो डाइट दे रहे हैं आप प्रॉपर वो डाइट दें और तकरीबन 4 या 5 दिन के अंदर आपको खुद भी दिखने लग जाएगा कि पेयर बाउंड हो रहा है। और पेयर जो लव बर्ड है इनका बाउंड ऐसे मौसम में होता है जिस तरीके से ठंड का मौसम होता है उसमें वो जल्दी बाउंड होता है। जून जुलाई की गर्मी में आप पेयर बाउंड करेंगे बाउंड नहीं होता, चाहे मेल फीमेल कंफर्म भी हो नहीं होता। अच्छा कभी ऐसा होता है कि मेल और फीमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, आपके पास ऑप्शन है हेलो तो लोगों के पास ये इशू आ रहा होता है, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं मेल फीमेल कंफर्म है पेयर बाउंड नहीं हो रहा, पेयर बाउंड नहीं हो रहा। एक तो पहली बात ये एज भी पूरी होनी चाहिए। लोग 6-6 महीने के बर्ड को पेयरिंग में लगा देते हैं। फीमेल जो है वो 6-7 महीने में ब्रीड के लिए रेडी हो जाती है, मेल जो है वो 8 से 9 महीने लगाता है फर्टाइल करने में भी और पेयर बाउंड होने में। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात ये आप अपने बर्ड को टाइम दें। अक्सर लोग क्या है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने जॉब करने वाले हैं, बर्ड को लिया, बर्ड को केज में डाल दिया, ना दाना पानी का सही ख्याल रख पा रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें करवाई भी हैं और करी भी है लोगों ने, ठीक है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दाना आज चेंज किया फिर रात में चेंज कर रहे हैं, फिर अगले दिन देख रहा हूँ तो कोई सुबह कर रहे हैं। प्रॉपर डाइट दें। और मेरा ये है कि मैं बर्ड को नेचुरल माहौल पे नेचुरल डाइट पे बर्ड को रखा हुआ है। मैं मेडिसिन के खिलाफ हूँ, बहुत ज़रूरत पड़ जाती तो यूज़ करवाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2009 से जो बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह फटे मैंने और जो चिक्स मैंने रेडी किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मैंने जो पेयरिंग अल्हम्दुलिल्लाह की थी आज भी मेरे पास वही रिजल्ट है। और माशाल्लाह मेरे पास इस टाइम पर अल्बाइनो रेड आइस का 70 पेयर ब्रीड कर रहा है, रेड आइस टू रेड आइस, और ब्लैक आइस का 100 पेयर से ऊपर है। तो
तो मेरे पास एक मरतबा मैं केज में जो बर्ड को डाल दूं और मैं कोई मेडिसिन या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी देता हूँ जिससे बर्ड खराब हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है सॉफ्ट फूड दे रहे हैं जिसमें गंदुम भी बेताशा दे रहे हैं और केज का साइज है 1.5x2 या 1x2 के केज में रखा हुआ है, तो बर्ड साल 2 साल बाद फैट में आ जाता है, अंडे भी अनफर्टाइल हो रहे हैं, पिछले साल फर्टाइल किए हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें आपको लगे कि आपके बर्ड में फैट आ रहा है या बर्ड वीक हो रहा है, मतलब काफ़ी होती है। बात ये बर्ड हॉबी में करने से उसको समझने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में बहुत, मतलब मैं समझता हूँ 2009 से मैंने शुरू किया था, चंद इन्वेस्टमेंट लेके किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 400 बर्ड ब्रीड कर रहा है लव बर्ड का, सिर्फ लव बर्ड का मैं शौकीन हूँ। जावा रखी थी कुछ टाइम और फिर हटा दी, मगर मैं समझता हूँ कि मेरे पास 9 बच्चों से लेके 12 से 13 बच्चे तक मेरे पास आते हैं पर क्लच में। तो जो इन्वेस्टमेंट इंसान ने की भी होती है, जिसकी लाख रुपए है, वो एक क्लच में पैसे बाहर हो जाते हैं। इस काम में आपके पैसे मतलब बाउंड नहीं होते। आपकी एक क्लच आए, आपने 10,000 रुपये का बर्ड लिया हो, वो आप 5 का भी बेचोगे तो भी आपके पैसे बाहर हो जाते हैं। तो ये मत सोचें, अच्छा बर्ड लगाएं, अच्छी क्वालिटी में लगाएं और वक्त के साथ साथ वो चीज़ बेची, कोई नई चीज़ ली। अभी इसी तरीके से मैं अल्बिनो के हद तक महदूद था, तो 2-3 साल में म्यूटेशन बर्ड आए, मैंने भी काफ़ी म्यूटेशन बर्ड डाले और काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है। तो 1-1, 2-2 पेड़ लिए, उन्हीं के बच्चे फॉस्टिंग कर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग अपनी मजीद बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये भाइयों से ये है कि बर्ड हॉबी में आने से पहले बर्ड को समझे, जानदार चीज़ें। कितने लोगों के बर्ड सीप में आके मर गए, वो दाने के बर्तन के ऊपर स्टिक लगा देते हैं, बर्ड उसी के ऊपर बीट कर रहा है और वही दाना खा रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें देख देते हैं दिल दुखता है कि यार काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ अर्निंग हाथ में आई नहीं, बेचारे बर्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी आज के YouTube चैनल बन गए, तो वहाँ पर जाएँ, पहले बर्ड को किस तरीके से पालना है। और बाकी ये है कि कोई भी चीज़ आप लोग के लिए बैठा हुआ हूँ, कोई भी चीज़ नहीं समझ में, मेरा नंबर और हर जगहों से आपको मिल जाएगा, तो आप लोग मुझसे हर वक्त कॉल कर सकते हैं। बस कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई परेशानी हो, किसी के बर्ड कोई बीमार है, कोई भी कुछ है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होगी मैं आप लोग तक पहुँचाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से और अभी तक मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज तो आ गई है मुझे ना, और मज़ीद सीख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी दोस्त ने मैसेज यहाँ पर कन्वेंस किया है सवाल का कि टेल फेलो का न्यू हॉबियर, न्यू फेंसियर के लिए क्या फ्यूचर है। देखें, कोई भी नई म्यूटेशन आती है तो डेफिनेटली वो अपने साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आती है, और मैं फेंसियर्स को उन कंप्लेंट्स की स्टडी करना लाजमी है और वो फॉल्ट का पता होना लाजमी है। जैसे पेल फेलो है, पेल फेलो भी बहुत सारे फॉल्ट कैरी करके ला रहा है, तो उन फॉल्ट को फ्री करना एक हॉबी है, एक गेम है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बे ऐप तो अल्लाह की ज़ात है, हर चीज़ ऐपदार है और वो कोई ना कोई ऐप लेके आएगी। तो न्यू फेंसियर से ये रिक्वेस्ट है कि जो पेल फेलो है उसकी ब्यूटी डार्क शार्प कलरों में है, नॉर्मल मार्किंग के जो भी कलर पाए जाते हैं, जिसमें ग्रीन है, ग्रे ग्रीन है, ब्लू, वायलेट, कोबाल्ट ब्लू की सीरीज है XYZ, तो कोशिश करें कि उनके जो स्प्लिट बनाए वो भी प्योर फिशरीज में, प्योर डार्क कलरों में बनाएं। और जो बर्ड आप बाय कहते हैं उसके भी जो टेक्सचर है वो डार्क हो। अक्सर लोग पाइड में या पेस्टल में या इस किस्म के बर्ड में पेल फेलो को ले आते हैं, वो लाइट कलर में होता है, तो कोई परेशानी और घबराने की बात नहीं है। उससे आप अच्छा नॉर्मल मार्किंग का बर्ड डालें जो किसी का स्प्लिट ना हो, और एक जनरेशन में 50% आप सॉर्ट आउट करके उसके स्प्लिट को वॉश कर लेंगे। 4 में से पॉसिबल है कि 2 स्प्लिट जो है ना, 2 बर्ड जो है वो पेस्टल के स्प्लिट ना हो। और हो सकता है अगर पाइड आप डालते हैं तो कोडोमिनेंट है, तो 4 में से 2 बच्चे पाइड ना निकले, और फिर आप उसको फर्दर दूसरे बर्ड से आउट क्रॉस करके अपनी लाइन को मेंटेन कर लें। लेकिन पेल फेलो को जो मैंने स्टडी किया 2-3 साल में, वो यही है कि ग्रीन के अंदर, बेसिक बर्ड के अंदर आप लेके जाएं, उसका स्प्लिट बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपग्रेडेड म्यूटेशनों में लेके जाएं, तो आपके लिए आसानी है। अब बात सवाल ही हो गई वर्किंग की। दूसरी बात आती है उसके रेट्स की, मार्केट स्टेबिलिटी की। वो डिपेंड करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दारोमदार पे। अगर बाहर से ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली रेट कम होंगे, अगर बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो लाल आंख का शदाई है। मैं एक लॉन्ग टाइम तो लोगों को देख रहा हूँ कि वो अल्बिनो की दुनिया में गुम है, और आज तक गुम है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, लेकिन अभी तक हमारा पाकिस्तानी जो है वो रेड आई के पीछे बहुत ज्यादा जान देता है। तो पेल फेलो का भी उस तरीके से फ्यूचर डेवलप होना है, क्रिमिनो का भी उस तरीके से
डिफरेंस होता है। जो लाल आंख का बर्ड है उसकी ग्रोथ यहाँ पर है, रेट अपनी जगह पे आके सेटल होंगे, वो डिमांड एंड सप्लाई पे होंगे। लेकिन मुस्तकबिल में खेलने का बड़ा मजा है, इसमें बहुत सारे कलर है, बड़ा अच्छा टर्न बैक देता है, इसमें जनरेशन का बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसमें अगर आप आउट पास कर करके चलते हैं तो मोर्टेलिटी का रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि न्यू फैंसियर के लिए एक बहुत अच्छा गेम है और इसको खेलें और एंजॉय करेंगे और आगे फायदा भी होगा इंशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज क्रिमिनो भी एक रेड आई जीन है और जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी एक रेड आई जीन के बारे में बात की और उसके बैकग्राउंड में जो उन्होंने बात की वो बात इसी तरह से है कि एक ग्रीन फिशरी को, एक ब्लैक आई बर्ड आपने उसके साथ ब्रीड कराना है। तो जब भी हम कोई पेयरिंग करते हैं उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं, फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्ट होता है और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट होता है। तो जो भी ब्रीडर क्रिमिनो ब्रीड कराना चाहता है उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो उसको फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्ट में भी बेनिफिट दे और फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में भी बेनिफिशियल हो उसके लिए, तो वो डेक ब्लू बर्ड, जिसको हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में अल्बाइनो ब्लैक आई कहते हैं, डेक ब्लू स्प्लिट इनो बर्ड ले ले, बिकॉज दैट बर्ड इज दैट फिनोटाइप ऑफ कंसर्न, वो ब्लैक आई बर्ड है और वो इनो की जीन कैरी कर रहा है। तो ऐसे बर्ड के साथ अगर आप क्रिमिनो को ब्रीड कराएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे और बोथ बर्ड आर जीरो हिमालयन बर्ड, इन दोनों बर्ड्स में हिमालयन नहीं है। तो यहाँ से आपको कोई कलर बर्ड नहीं आने वाला, यहाँ से आपको क्रिमिनो आएगा, यहाँ से आपको डिसिनो आएगा, इसी तरह से यहाँ से आपको अल्बाइनो आएगा और डेक ब्लू स्प्लिटिनो। ये 4 तरह के रिजल्ट्स आपके पास यहाँ से आने हैं। कलर पार ब्लू आपके पास कोई भी नहीं आएगा बिकॉज एक बर्ड आपके पास इनो जीन फुल्ली ब्लैंक हो चुका है, वो बर्ड हिमालयन उस बर्ड में है नहीं, विजुअली इनो बर्ड है और दूसरा बर्ड जो है वो आपका डार्क आइड क्लियर है और वो स्प्लिट इनो है। तो ऐसी पेयरिंग से जो आपके पास क्रिमिनोज आएंगे इन फ्यूचर, ऐसे क्रिमिनोज रेड आई बर्ड्स जो हैं वो आप आपस में पेयर अप कर सकते हैं। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब रेड आई जीन को हम स्ट्रॉन्ग करने की बात इसलिए करते हैं कि रेड आई टू रेड आई अगर हम ब्रीड कराते हैं तो वहाँ मोर्टेलिटी इशू बहुत ज्यादा होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए वी शुड हैव टू पेयर विद अ ब्लैक आई बर्ड। तो जो रेड आई ब्लैक आई बैकग्राउंड से प्रोड्यूस होता है ऐसा बर्ड फ्यूचर में आप रेड आई टू रेड आई ब्रीड करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे बनाई जाए और कैसे आए और कैसे अच्छी बोली जाए, तो इसके लिए मैं सलमान भाई को बोलता हूँ इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मेरे पास लगभग काफ़ी क्वांटिटी में और मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, अराउंड 100+ पेयर्स हैं मेरे पास लगभग के। और जावा भी क्वांटिटी में, अब इत्तेफाक से सवाल जावा का आ गया तो मैं उसका जवाब देता हूँ। जावा से ब्रीड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन जावा की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अगर आप जावा की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो जावा आपको बहुत अच्छा मतलब टर्न ओवर देती है, बहुत अच्छी ब्रीड देती है। इवन के अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जावा का जो क्लच है वो लवबर्ड से कई गुना ज़्यादा आता है, क्योंकि वैसे जावा दिखने में बहुत छोटा बर्ड है लेकिन जावा की जो कैपेसिटी है वो 10 से 12 बच्चों की भी है। वो खुद पालती है, खुद अंडे देती है, खुद उसको इंक्यूबेट करती है और खुद बच्चों को बड़ा भी करती है। तो जो बेसिक चीज़ है एक ये है कि अगर आपने जावा कॉलोनी में रखी हुई है तो वेल एंड गुड, कॉलोनी इतनी होनी चाहिए कि जावा उसके अंदर फ्लाई कर सके। उसके बाद जो बेसिक्स हैं, जावा को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि जावा छोटा बर्ड है, जैसे वो एग लेइंग पे आती है तो उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की जावा एग बाइंडिंग का शिकार हो जाती है, एग देने के दौरान मर जाती हैं, और अगर एग दे भी होती हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब 5 ही कंप्लेंट्स होती हैं, वो इनफर्टाइल है। हेलो, अगर आप जावा का कैल्शियम सोर्स जो है वो प्रॉपर रखेंगे, उसको एग एंड ब्रेड वाला फॉर्मूला देंगे, उसको जो बेसिक एक चीज़ होती है लूसेंट जावा बहुत शौक से खाती है, बॉइल्ड राइस जो है जावा बहुत शौक से
तो ये बेसिक चीजें आप जावा को देंगे तो जावा की ब्रीड लेना कोई मुश्किल नहीं। लवबर्ड की ब्रीड लेना फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जावा की ब्रीड लेना बहुत आसान है। उसके एक दो पॉइंट से जो मैंने बताया फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो जावा की कॉलोनी, अगर आपने कॉलोनी में ब्रीड लेनी है तो कॉलोनी अच्छी होनी चाहिए जिसमें जावा इजीली फ्लाई कर सके। दूसरी, कैल्शियम सोर्स उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप उसको समुद्री झाग की सूरत में, कैल्शियम पाउडर जावा के मिलते हैं उनकी सूरत में, और उसके अलावा जावा के जो एग एंड ब्रेड मैंने बताया वो जावा बहुत शौक से खाती है। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ है जावा, अगर आप जावा को डेली बेसिस में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जावा को अगर आप नहाने के लिए पानी देंगे तो जावा बहुत ज़्यादा खुश होगी और आपको बहुत अच्छी ब्रीड देगी। तो बस ये बेसिक्स हैं जावा के, जो जावा रखना चाहते हैं वो ये बेसिक्स को मतलब पूरा करें और इंशाल्लाह जावा की ब्रीड लें बहुत अच्छे तरीके से। भाई का क्वेश्चन आया है कि ब्लड लाइन क्या होती है और होम ब्रीड में और ब्लड लाइन में क्या फर्क है, और एक अच्छी ब्लड लाइन बनाने में कितनी जनरेशन लगती है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब इसको जवाब देंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ, एक साहब ने जो सवाल किया है उनका सवाल है कि ब्लड लाइन क्या होती है और ब्लड लाइन और होम ब्रीड में क्या फ़र्क है। देखें, ब्लड लाइन जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जेनेटिकल मेकअप को हम ब्लड लाइन कहते हैं कि उसका जेनेटिकल मेकअप क्या है, उसको लफ्ज़ ब्लड लाइन इस्तेमाल करते हैं। अब जेनेटिकल मेकअप क्या होता है, उसके अपने मौरूसी खवास जो अपनी ख़ानदानी नस्ल शजब से वो लेके आया है। और होम ब्रीड क्या होती है कि आपने अपने घर में एक पेयर से ब्रीड ली, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी उनके साथ उन्होंने जो एडिशन किया है कि एक अच्छी ब्लड लाइन बनाने में कितनी जनरेशन्स लगती हैं। तो जेनेटिकल मेकअप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के बर्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और जेनेटिकल मेकअप को जिसको आप ब्लड लाइन कह रहे हैं वो किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। कुछ डोमिनेंट जीन होती हैं, कुछ रिसेसिव जीन होती हैं। जो रिसेसिव जीन है डेफिनेटली वो एक ईयर उसका स्प्लिट बनता है, सेकेंड क्लच के अंदर वो स्प्लिट जो है ना विजुअल प्रोड्यूस करता है। अब कुछ जगहों पर प्योरिटी का जो काम होता है उसमें गोरा कहता है कि अगर कंटिन्यूस एक बर्ड का आपने फॉल्ट फ्री करना है तो उसको 6 जनरेशन आउट क्रॉस करने पर 1 या 2% वो फॉल्ट रह जाता है। तो अगर आप फॉल्ट फ्री करने के ऊपर आते हैं तो आपको 6 जनरेशन आउट क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन वो है जेनेटिकल मेकअप। अगर आपने कोई छोटी मोटी चीज को रिकवर करना है तो डोमिनेंट जीन फर्स्ट जनरेशन में भी बेहतर हो जाती है, कहीं कहीं रिसेसिव जीन सेकंड जनरेशन में बेहतर हो जाती है, कहीं कहीं फोर्थ जनरेशन में बेहतर हो जाती है। हर बर्ड की अपनी क्लासिफिकेशन है, उसका अपना आउट क्रॉस है और उसके ऊपर अपनी जनरेशन का आउट बैक है। तो ये एक भाई का सवाल था, मैंने कोशिश की है कि उनको समझाने की कोशिश करूं। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये जरा टिपिकल सवाल है, हर बंदा इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता क्योंकि जेनेटिक्स एक साइंस है और उसको समझने के लिए उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है। मैं जेनेटिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन जो है ग्रुप में शेयर कर दूं तो लोग उसको स्टडी कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस किस्म का सवाल आए और उसका जवाब आ रहा हो तो तमाम लोग उससे मुस्तफीद हो, क्योंकि उनके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज उन चीज़ों का नाम आता हो। वरना समझाने वाले के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ करेगा जिसमें जीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, अलील का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया या इनहेरिटेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, तो जब तक उसको ये चीज़ पता नहीं होगी तो वो कंफ्यूज होगा और टेम्परामेंट टूट जाएगा समझने का। तो बहरहाल एक अच्छी जनरेशन को या ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए 6 क्रॉस आउट चाहिए होता है अगर वो फाल्टी बर्ड है। जैसे आप पर्सनाटा से फिशरी की तरफ जा रहे हैं, वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मैं एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, तो आपको 6 आउट क्रॉस चाहिए। फिशरी से पर्सनाटा की तरफ जा रहे हैं तब भी आपको 6 आउट क्रॉस चाहिए। बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे आपने पेस्टल फ्री करना है तो आपने एक में स्प्लिट बनाया, टेस्ट किया और फ्री हो थर्ड सेकंड जनरेशन के अंदर। इस तरीके से आपने फेदर इंप्रूव करना है, एक बॉडी स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो आप एक आउट क्लास में स्प्लिट बना के 50% इंप्रूवमेंट में चले आते हैं, फिर दूसरा आउट क्लास में इस बार के 75% पे चले आते हैं, फिर तीसरे आउट क्लास के अंदर आप जो है 87 पे चले आते हैं। तो ये हर आउट क्लास के बाद उस वक्त की जनरेशन का 50% जीन कैरियर जो है उस बर्ड को स्टेबल करता है। चलो जी, जज़ाकल्लाह खैर। स्टेप पे क्रॉस कर रहा है तो उसका क्या हल है इसका। और सेकंड चीज़ है
और इसके अलावा सेकंड उनका क्वेश्चन है कि अगर लिजर्ड्स और बैट्स वगैरह आपकी केज में आ रहे हैं तो उनका क्या हाल है। और ये लेजर्ड के हवाले से एक सवाल आया है जो कि मेरे पास भी जो है अभी कुछ टाइम से प्रॉब्लम आने शुरू हुई थी। तो मैंने जो है किया ये है कि एक बारीक वाली एक जाली आती है, नेट आती है, और वो नेट जो है लोहे में कोटेड वाली आती है, और वो नेट जो है आपको नॉर्मली कहीं से आसानी से मिलती नहीं है। जेल चौरंगी से मैंने एक पूरा रोल उठाया है 100 फीट का, बहुत अच्छी क्वालिटी की वो नेट है, वो आपकी 2 साल तो आराम से निकाल देगी। और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि उसमें कचरा जो है वो कम से कम फंसेगा, तो आपकी हवा की क्रॉसिंग जो है वेंटिलेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी अगर वो बारीक जाली हर जगह पे लग जाए, हर खिड़की हर दरवाजे पे लग जाए तो नहीं आएगी लेजर। अगर आपके दरवाजे में अप साइड या डाउन साइड पे कहीं पे भी थोड़ा सा भी गैप है तो आप उसको फिलिंग वगैरह करवा के या कोई बारीक सा लकड़ी का पीस रखवा के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप रास्ता बंद कर देंगे, इसके नहीं आएगी। अगर आ जाए तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि उसको मार दें और कहानी ख़त्म कर दें उसको। बहुत शुक्रिया। सवाल है कि बर्ड जो है वो स्टिक पे क्रॉस करता है, उसका क्या हाल है, उसको किस तरीके से स्टिक से हटाया जाए। देखिए ये बैड हैबिट होती है बर्ड की। जब बर्ड आपको मैच्योर होने के बाद प्रॉपर टाइम पे फीमेल नहीं मिलती, या कभी कभी इमेच्योरिटी में भी वो खुजाने के चक्कर के अंदर कभी कभी जो है तार से टकरा जाता है या लकड़ी टकरा जाता है खारिज खुजाने में, और उसको एक हैबिट पड़ जाती है और वो उस हैबिट के ऊपर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। हमारे पास ये कंप्लेन 20-25 साल से आ रही है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बर्ड जो है वो फीमेल को लाइक ही नहीं करता, वहाँ तो बड़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। कुछ जगहों पे लव बर्ड फीमेल को मैच कर लेता है, लेकिन जब फीमेल आती है हीट में तो वो लकड़ी के क्रॉस करना शुरू करता है। उसका हमने कुछ एक्सपीरियंस किया जिसमें हम कामयाब रहे। आज भी हमारे पास एक मेल है यूबिंग का, कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो चलाएं। हमने क्या किया कि हमने उसको एक 2x2.5 या 2x3 वाले केज में छोड़ा और लकड़ी का बॉक्स ऐसे रखा कि ऊपर जो है ना 6-8 इंच का गैप रह जाए, और जब वो पीक टाइम पर आ गए एवरी में अलग अलग छोड़ दिया, उनको बाउंड किया और वहां ले आके छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो लकड़ी में क्रॉस करता था, उसको लकड़ी वाला मजा वहां आया नहीं। जब फीमेल हीट में आई तो उसने फीमेल को क्रॉस कर दिया, फिर काम चल गया। लेकिन वो इतनी खतरनाक उसकी हैबिट थी कि जब वो प्रोडक्शन में चला गया फिर उसने जाके तार पे क्रॉस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये होता था कि मैं उसमें लकड़ी नहीं लगाता था और अपनी फीमेल को भी क्रॉस करता था और वो तार पे भी लगा रहता था। इस दफा मैंने उससे फीमेल तोड़ी है, दूसरी फीमेल दी है, तो देखें क्या रिजल्ट आता है। अब बजरी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, बजरी हाइपर होके क्रॉस करता है। जैसे मुर्गा दौड़ के फीमेल को पकड़ता है ना, लपड़ ऐसा नहीं करता, प्यार मोहब्बत से सेट करके माहौल देख के फिर सेक्स करता है। बजरी का ये कानून नहीं है। बजरी को जो फीमेल हीट में मिलती है फौरन सेकंडों में कैच कर लेता है, तो बजरी को स्टिमुलेट किया आता है दोनों। अब फिर उसके बाद फौरन हीट वाली फीमेल जो कई दिन से पिंजरे के अंदर हो, लेइंग पे आ गई हो और वो फुल हिट में हो कि उस पर आप हाथ भी रखें तो बैठ जाए, ऐसी फीमेल देके उसको छोड़ते हैं मेल को और वो मेल उस पर बाउंड रहता है। कुछ जगहों पर नहीं भी होता। तो ये तरीके हैं जो उसको, और ऐसे बर्ड को आप कॉलोनी में छोड़ दें जहां उसको दूसरी एक्टिविटी मिले और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी रोटेशन चेंज करते रहे, तब वो अपनी हैबिट को भूल जाएगा। वरना थोड़े दिनों में उसको याद आएगा, माहौल सुकून का मिलेगा, आसपास कोई नजर नहीं आएगा, फिर वो शुरू कर देगा। तो ये चीजें लोग माशाल्लाह सारे मर्द हैं तो बेहतर समझते होंगे कि मर्द की साइकी क्या है, तो उसको आप जो है थोड़ा सा उलझा के रखें और उसको किसी फीमेल में बाउंड रखें, और वो ऐसी फीमेल हो जो हर जगह लेट जाती हो और अपने पर फैला फैला के उसके सामने टहलती हो। तो मैं समझता हूँ कि इस आदत से वो निकल के उस पर आ सकता है। लेकिन अगर आदत बहुत पुख्ता है तो फिर जो है उसको चेंज करना जरा मुश्किल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। ये तो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल गया। एक नॉर्मल सा सवाल आया है, बिल्कुल ही ये तो ऐसा सवाल है कि कोई बच्चा भी इसका जवाब देता है तो माशाल्लाह दे सकता है। वो पूछा गया है कि सिबलिंग्स को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखिए मेरे तजर्बे में ये रहा कि इत्तेफाक से एक दफा सिबलिंग्स पेयर लग गया तो उसने जो है मतलब ब्रीड भी की, एग्स भी फर्टाइल हुए, चिक्स भी आए। लेकिन अगर देखा जाए बर्ड्स हॉबी के हिसाब से बर्ड्स को मतलब उसको ये कहना चाहिए कि हेल्दी रखने के हिसाब से तो सिबलिंग्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें मोटिलिटी इशू भी आ सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि एग्स फर्टाइल नहीं होती। तो बेहतर ऑप्शन यही है जो हमने सुना भी है और किया भी है कि सिबलिंग्स को ना लगाएं
और जो भी बर्ड्स आएंगे आपके अच्छे आएंगे, हेल्दी आएंगे। साल का सेल करें, उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदा बर्ड खरीद भी लेता है और काफ़ी मेहनत के बाद वो बर्ड ब्रीड भी करवा लेता है। बर्ड ब्रीड करवाने के बाद वो मेन जो इशू आता है वो सब लोग डरते हैं इसी चीज़ से कि हम लोगों को दुनिया जानती नहीं है, तो हम लोग बर्ड सेल कहाँ करें अच्छे प्राइसेस में। जैसे कि डेफिनेटली बात है, जो कि फेमस ब्रीडर्स हैं उनको दुनिया देती है, उन्होंने इतने बर्ड ब्रीड करवा रहे होते हैं, तो उनको किसी चीज़ की मोहताजी की जरूरत नहीं, तो उनके जरिए बर्ड सेल हो जाते हैं और अच्छी प्राइसेस में भी सेल हो रहे होते हैं। मगर एक नया फैंसियर का जो मेन इशू है कि हम लोग बर्ड कहाँ सेल करें और कैसे सेल करें, जिसके लिए मैं अपनी वीडियोस में भी मैंने अक्सर बताया है कि हम लोग सोशल मीडिया जो है हमारे लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब लोगों ने आप लोग जैसे आए हैं, फेसबुक को लोगों ने देखा, यूट्यूब को देखा और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन है, आप लोगों ने वहाँ पे देखा और आप लोग हमें इस मीटिंग में ज्वाइन है। तो मेरी नज़र में मैंने बर्ड कभी भी जो है मार्केट में जाकर शॉप पे बर्ड नहीं सेल किया। जितने भी बर्ड्स होते हैं उसके कुछ टिप्स हैं। आप अपने, पहली बात है, अच्छा एक शोकेज लें। शोकेज लेने के बाद उसको एक अच्छी तरीके प्रेजेंट करें बर्ड को, कि आपने एक अच्छा कैमरा लें, एक शोकेज लें, उसमें अपने बर्ड को डालें, तो उसके बारे में उसकी नोटेशन बताएं, ये नस्ल कौन सी है, ये बर्ड कौन सा है, ठीक है, इसकी एज क्या है, ठीक है, इसने ब्रीड की है नहीं की ऑनेस्टली। और उसको जब आप प्रोफेशनली इसको तरीके से ये सारी चीजें करके एक अच्छी वीडियो बना के जब आप लोग उसको फेसबुक पे अपने एक पेजेस बनाएं, उस पर डाल दें, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दें, और उसके अलावा अगर आप लोग ओलेक्स वगैरह पे भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगाएं, तो आपको अच्छे ब्रीडर और अच्छे फैंसियर आपको अप्रोच करेंगे और आपके बर्ड्स अच्छी प्राइसिंग में सेल हो जाएंगे। हमारे में ये इशू है, हम लोग उठाते हैं जाके जाल वालों को बर्ड दे आते हैं, मगर जाल वाला कभी भी आपके अच्छे बर्ड की प्राइस नहीं पे कर पाएगा। तो जो क्वेश्चन आप लोगों का हम लोग बर्ड्स कहाँ से गए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, आप लोग एक अच्छी शोकेज लें, उनकी प्रॉपर वीडियो बताएं, उनकी पैडिग्री के साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो आप एक प्रोफेशनल लगेंगे। तो डेफिनेटली जो बात है, आप अपने एक पेज बना लें, उस पर आप पोस्ट डालते रहेंगे, फिर उन लोगों को, फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे ने आपसे पेड़ खरीद लिया तो उनका फीडबैक भी लें, उनका तो फीडबैक भी अपने पेज पर अपलोड करें। इससे आपका एक टाइम आएगा, जैसे ये बड़े सीनियर ब्रीडर्स हैं, आपने डॉक्टर सऊद अरशद का भी देखा होगा, अपने पेज पर जो फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि उन्हें कस्टमर का कैसा फीडबैक है। दूसरा, आपका टाइम लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा, वो भी ब्रीडर जो है एकदम ब्रीडर नहीं बनता, उसको 10 साल 15 साल टाइम लगता है। दूसरा, आपका एक जो है सोशल मीडिया पे भी नाम बन जाएगा और आपका एक डाटा भी पूरा नजर आ रहा होगा कि इसका कैसा फीडबैक आ रहा है कस्टमर की तरफ से इसको। तो डेफिनेटली जो बात है, आप लोगों के बर्ड्स भी अच्छे पैसों में भी सेल होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों को सेल करने में भी सही, दुनिया आपको भी जानेगी। ये चीज प्लेटफॉर्म है, ना कि आप एक शॉप वाले के पास चलेंगे, उससे आपका क्या होगा, बर्ड की वैल्यू भी आपको नहीं मिल पाएगी और आप डिमोटिवेट भी हो जाएंगे। देखिए, पॉइंट ये है कि जितना भी न्यू फैंसियर मार्केट में आता है या न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आता है, उसका सबसे बड़ा वरिंग फैक्टर ये होता है कि आज मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल मार्केट कोलैप्स कर जाएगी तो मेरा कैपिटल फिनिश हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के साथ। जब चीजें आप समझ के करते हैं तो फिर उन चीजों को आप फिर एग्जिबिट भी वैसे करते हैं, एंड देन मार्केट आपको रियलाइज करती है कि ये जो बंदा है, ये जो ब्रीडर है, ये नॉलेजेबल है और ये कोई चीज अगर आपको दे रहा है तो वो क्वालिटी वाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक आप दूसरों के कंधों पर सवार रहेंगे, ये डर रहेगा आपको कि मुझे कौन जानता है और मेरा बर्ड कैसे सेल होगा। आज मार्केट में जितनी भी आइकॉनिक पर्सनालिटीज हैं, बड़े फैंसियर्स हैं, उनको ये वरिंग फैक्टर उनके माइंड में नहीं रहता और वो उन्होंने 25-25, 20-20 लाख रुपए के बर्ड परचेज किए हैं, ब्रीड करा रहे हैं वो। तो बैकग्राउंड क्या है कि काम करें अपनी काबिलियत पे। कामयाब ब्रीडर बनने के लिए 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं, नॉलेज, करेज एंड कैपिटल। ये 3 चीजें जिसके पास हैं वो कामयाब हो जाएगा। और कैलकुलेशन ना करें, अपनी काबिलियत पे काम करें, लोग आपका बर्ड खुद आपसे लेने आएंगे। और जब आप बर्ड की नॉलेज के ऊपर काम करेंगे तो देन आपका जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है वो भी डेवलप होगा दैट दिस बर्ड इज अ क्वालिटी बर्ड। फिर आपसे लोग पूछेंगे, आप लोगों से नहीं पूछेंगे। तो हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को ग्रीन और ब्लू सीरीज का फिनोमेना ही नहीं पता। लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बात कर रहे होते हैं, ये बर्ड इस बर्ड के साथ लगा लूं तो क्या रिजल्ट आएगा।
मेरी, आपकी, सबकी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब वो इस फ्रेटर्निटी में आए थे तो उनकी कोशिश यही थी कि मैं किसी बड़े ब्रीडर से बर्ड लूं। ये सबकी प्रायोरिटी होती है। क्यों? वो बड़ा ब्रीडर 2 दिन में नहीं बना है या 4 दिन में नहीं बना है, उसकी 20, 25, 15, 10, 5 साल की मेहनत है और उसकी काबिलियत को मार्केट ने एक्नॉलेज किया है, तभी वो मार्केट में ब्रांड है और आप चाहते हैं कि उससे बर्ड लें। तो ये न्यू फैंसियर का जो बारिंग फैक्टर है वो इसी तरह से दूर होगा कि आप तमाम लोग काबिलियत पे काम करें, इस चक्कर में ना लगे कि आज ये बर्ड 2 लाख रुपए का मैं लेके लगा लूं, कल इसके बच्चे आ जाएंगे, मैं 50,000 में बेच लूंगा, फ्लॉप होंगे। तो जब बर्ड की नॉलेज पे काम करेंगे और नॉलेजेबल लोगों को फॉलो करेंगे, आपका कैपिटल भी सेव है और आपका फ्यूचर भी सेव है। थैंक यू वेरी मच। 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक भाई का है डॉक्टर असदुल्ला साहब का कि रानी खेत से कैसे बचा जाए, पॉक्स के लिए क्या करें। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो ना एक और साहब का भी आया है, इमरान शौकत साहब का, कि पॉक्स के बारे में इसका मुकम्मल इलाज बताएं। और एक तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, तो मैंने कहा इनको कंपाइल करके जो है ना इकट्ठा ही कर लें। वायरल इन्फेक्शन, लोगों का जो मैं क्वेश्चन समझ पाया वो ये है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो उसका तदारुक क्या है या उसके मुतालिक जो है ना थोड़ा सा बताया जाए। देखें, रानी खेत जो है वो मुर्गियों की बीमारी है और हमारे एग्रीकल्चर की जो फील्ड है जिसमें हम पैरेट्स की और दूसरी वैरायटियां पालते हैं, उसके अंदर रानी खेत कम आती है, पैरामिक्सो वायरस ज्यादा आती है, जो उसी की कोई खालदात बहन है। और पैरामिक्सो के भी स्ट्रेन है 1, 2, 3, 4 जो सेम साइन दिखाते हैं रानी खेत जैसे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेसिक जो भी वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि लोग अब कोरोना से गुजर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि वायरस क्या है और वायरस का हल क्या है। हर वायरस का हल बिफोर टाइम वैक्सीन है। अगर आपके पास कोई भी वायरस इंटरेक्ट करता है तो आप उसको आइसोलेट करवाएंगे किसी भी काबिल लेबोरेटरी से जो वायरोलॉजी पे काम करते हो या वैक्सीन प्रिपरेशन में काम करते हैं, और उसकी वैक्सीन कराएंगे। पॉक्स का भी यही हल है, रानी खेत का भी यही हल है, और तमाम जो भी बीमारियां जिनको हम वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उनका यही हल है कि बिफोर टाइम जो है ना उनकी वैक्सीन की जाए। अब बात यह है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है। पॉक्स जब आती है तो उसका नेचुरल इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है, मतलब कि वो अपने आप को जो है ना इतना मजबूत नहीं समझता कि उससे मुकाबला कर करे, और उसकी बुनियाद पे उसकी डेथ होती है। पॉक्स डेथ काज नहीं करती, उसके जो असरात होते हैं ना बर्ड को कमजोर करने के, वो डेथ काज करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जब भी पॉक्स आती है आप उसको फीड इनटेक के अंदर जो इजीली डाइजेस्टेबल सब्सटेंस है वो देना शुरू करें, जिसमें सॉफ्ट फ्रूट है, स्प्राउट्स हैं, हर्ब्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, अगर आपके बर्ड ये सब खाते होंगे। दूसरा क्या है कि एक ड्राई वेट होती है, पॉक्स होती है, और एक वेडी होती है, मतलब नरम होती है, जिसके अंदर के रीजनल एरियाज जो होता है मुंह से लेके बैंड तक के, उनमें इन्फेक्ट करती है। और एक जो है ना वो अपर स्कार्स पे आती है, जो आपके चोंच के ऊपर के एरिए, आंख के ऊपर के एरिए, नेल्स के और आपकी जो पैरों के होते हैं। तो इनको आप जो है ना किसी भी डिसइंफेक्टेंट से वॉश करें, और कोई भी सब्सटेंस लाइक थायोडीन है या XYZ कोई भी डिसइंफेक्टेंट टाइप की दवा है वो आप उस पर लगाएं, और उसकी आई को नॉर्मल लाइन से बार बार वॉश करें। वो आंख की झिल्ली के ऊपर जब ऊपर से इन्फेक्शन आता है तो आंख पूरी बंद हो जाती है और अंदर की झिल्ली फट जाती है। तो आप उसको अगर वॉश करते रहेंगे नॉर्मल लाइन से, और कोई भी एंटीबायोटिक जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन अच्छा काम करती है वो हर 3-4 घंटे बाद डालते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने 14 दिन के पीरियड को रिकवर करके बर्ड हेल्दी हो जाएगा। हो सकता है उसमें उसकी आंख भी चली जाए और हो सकता है आंख बच जाए। उसी तरीके से जो नेल के पोर्शन होता है उसके अंदर जो है ना आप उसको पायोडीन से वॉश करें, और कोई भी डिसइंफेक्टेंट या क्रीम ऐसी हो जिसमें फ्यूसाइडिन क्रीम है, पॉलीफेक क्रीम है, वो लगाते रहें, और डिटोल या जो डिसइंफेक्टेंट आप यूज करते हैं उसके सारे सराउंडेड एरिया पे स्प्रे करें, और उसके सारे पॉट, बर्तन, ट्रे, स्टिक, पर्ची वॉश करते हैं और उसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखें। तो मैं समझता हूँ आप इस पे रिकवर कर पाएंगे। अब आते हैं हम रानी खेत के ऊपर, जो न्यूकैसल डिजीज जिसको हम पैरामिक्सो कहते हैं। पैरामिक्सो वायरस जो है वो
बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से डेथ काज करता है। उसका सिंपल यही हल है कि आपके जहां पर कंफर्म हो जाए पैरामिक्सो वायरस है, आप उस शेड को क्लोज करें, उसके ब्लड को आप बाहर निकाल लें और नए फ्रेश पिंजरों पे किसी नई जगह पे ले जाए। एक हफ्ते तक आप स्ट्रेन का प्रेशर देखें कि वो स्ट्रेन कितना स्ट्रांग है, कितने % मोर्टिलिटी कर रहा है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप उसको वही सॉफ्ट फूड, लाइट फूड और इलेक्ट्रोलाइट बेशुमार आते हैं, स्पार्क आती है, वो आप सपोर्टिव तौर पे देते रहें। आप देखें कि उसका स्ट्रेन जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है और मोर्टिलिटी रेशियो कम हो रहा है, फिर 6-7 दिन बाद उसको कहीं और स्विच कर जाए। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं, अपने स्टॉक को 25% 50% बचा सकते हैं। अगर आपने उसी शेड में जहां इंक्यूबेशन बहुत हाई है वाइल्ड पैचन की छोड़ दिया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है पैरामिक्सो आपके 80 to 90% ब्लड को उड़ा दे। लेकिन बचत जब है जब आप लोगों की ऑब्जर्वेशन कीन होगी। अपने बजरीगर पालने वालों को खास रिक्वेस्ट है, और अब लबर्ड में भी आती है, कि आप डेली वेजेस पे उनकी जो फीसिस होते हैं और उनका जो सिटिंग बिहेवियर होता है उसको ज्यादा वॉच करें। जब वायरल इंफेक्शन शूट करता है तो सबसे पहले उसकी ब्रीड का कलर चेंज होता है, उसके बाद उसके फेदर, उसके बैठने का स्टाइल चेंज होता है, वो नॉर्मल से अबनॉर्मल की तरफ जाता है। फिर उसके बाद वोमिटिंग, डायरिया और सारे साइन सिम्टम आने शुरू होते हैं। और अगर सडन डेथ आपके किसी भी यूनिट पे हो जाए उसको आप सीरियस लें, फौरन वॉश करें, डिसइंफेक्टेंट यूज करें और उसके बाद सारी ऑब्जर्वेशन लगा दें। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप लोगों का कम बर्ड है तो अपनी ट्रे के वॉश करके अखबार लगा दें ताकि वो बीट आ रही हो तो डिटेक्ट हो जाए। लेकिन आप जब भी डिटेक्ट कर पाएंगे जब आप रेगुलर उनकी बीटों को चेक कर रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे बर्ड की बीट ये आती थी, अब चेंज हुई है, कोई कंप्लेन चल रही है। उसी वक्त आप अपने शेड से जो है ना इन्फेक्टेड बर्ड निकालना शुरू कर देंगे। इंक्यूबेशन कम होगी तो डेफिनेटली सर्वाइवल बढ़ जाएगा बर्ड। ये दोनों चीजें, लेकिन पॉक्स की वैक्सीन डॉक्टर जमीर बना रहे हैं, कई साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट तो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल अगर आप लोग भी ट्रायल करके देखेंगे तो आपको फायदा होगा। पैरामिक्सो के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, उसका भी स्ट्रेन उन्होंने बना लिया है, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी फायदा हो रहा है। तो बहरहाल ये छोटी सी एक बात की बात करती होगी। तेल अपने बच्चे क्यों मार देता है? देखें, कोई भी बर्ड अपने बच्चे नहीं मारता। अल्लाह ताला ने जानवर को अकल शऊर दिया है। हाँ, अगर मारता है तो वो डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई ना कोई हमारी खामी और कोताही की वजह से, या उसके अपने खवास, जेनेटिकल कैरेक्टर जो हमने स्टडी नहीं किए होंगे पेरेंटल, तो उसकी वजह से। लेकिन कॉकटेल के अंदर चले 1 2 3 गो।